Now we are starting with your revision classes of setting up a business या corporate law या company law, कोई भी आप नाम दे सकते हो सब्जेक्ट को। बेसिकली setting up business के हिसाब से, हमारी बुक के हिसाब से। और ये क्लासेस जो है तभी हेल्पफुल होगी अगर हमने रेगुलर लेक्चर प्रॉपरली अटेंड किए हैं और बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, बेसिक आप कह सकते हो इसे। एंड अगर आपने रेगुलर लेक्चर प्रॉपरली अटेंड नहीं किए तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आप इनको रेगुलरली अटेंड कीजिए। पहले थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए क्योंकि लेक्चर थोड़े फास्ट और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक एग्जाम से 1 डे बिफोर रिवीजन टाइप का रिकॉर्डिंग है ये। तो सबसे पहला है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पर्सन को अगर बिजनेस करना है तो उसकी चॉइस होती है कि किस टाइप का बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट करे। जैसे सपोज अगर छोटा सा बिजनेस है तो प्रोप्राइटर कंसर्न खोलता है, थोड़ा बड़ा बिजनेस है तो वो 2 जने मिलकर पार्टनरशिप खोलते हैं। वो पार्टनरशिप में बेनिफिट ये होता है कि उसमें थोड़ी कैपिटल ज्यादा आ जाती है, 2 लोगों का मैनेजमेंट आता है, बट कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहते हैं। थर्ड होता है कि अगर फैमिली हिंदू है तो हिंदू HUF हिंदू डिवाइडेड फैमिली खोल सकते हो, बट ये बहुत स्पेसिफिक रिलीजियस है कि आप हिंदू होना ही आपको पड़ेगा, उसमें फैमिली के लोग इन्वॉल्व होंगे और एक करता होगा। एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP। ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्स है और काफी बेनिफिशियल और बहुत ज्यादा फैशन और इन है आजकल ये। इसके अंदर प्राइवेट कंपनी की तरह सेपरेट लीगल एंटिटी और यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और यहाँ पर एक से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं, मतलब इसको बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला जाता है यहाँ पर। फिर आता है कंपनी हम ऑलरेडी कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन विद 2 और मोर देन 2, और OPC भी हो सकती है 1 के साथ में। कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस लॉ प्रिवेलिंग इन द कंट्री के साथ रजिस्टर होती है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड सू एंड बी सूड, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एंड आपका कॉमन सील जो 2015 से हट चुकी है। फिर आता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ब्रांच ऑफिस भी इसके साथ ही आ जाते हैं। सो डिपेंड क्या करती है, सारी चीजें डिपेंड करती है व्हाट इज द टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस यूज है। अगर छोटा बिजनेस है तो प्रोप्राइटर कंसर्न लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है आपका तो पार्टनरशिप, उससे बड़ा है और बहुत बड़ा है तो पब्लिक कंपनी के फॉर्म में जा सकते हो, पब्लिक का पैसा चाहिए तो। फिर एक और चीज पे ये डिपेंड करता है कि स्केल ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस का स्केल छोटा सा है तो आपको बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बनाने की जरूरत नहीं, और बहुत बड़ा है तो आपको डेफिनेटली कंपनी बनाने की जरूरत है। आप छोटे टी स्टॉल साइड में, रोड साइड टी स्टॉल खोलना चाहते हो तो ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी नहीं बनाओगे। उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी, अगर आपके बिजनेस में आपको लगता है कैपिटल की रिक्वायरमेंट खास ज्यादा नहीं है तो आपको ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। मैनेजरियल एबिलिटी, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो उस केस में आपको एक लिमिटेड लाइबिलिटी या कंपनी या LLP इस तरीके की चीज बनानी चाहिए। डिग्री ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट, अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल और मैनेजमेंट बस मेरे हाथ में रहे तो प्रोप्राइटर, 2 जनों तक शेयर कर सकते हो तो पार्टनरशिप LLP, और अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उस केस में पब्लिक कंपनी हो सकती है। देन आता है स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। आपको लगता है बिजनेस मेरा स्टेबल है अब और काफी अच्छा है और सेटल्ड है तो मैं पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी खोल लूं। लगता है कि बिजनेस बहुत ज्यादा सेटल्ड नहीं है तो उस केस में आप कंपनी का खर्चा ना करते हुए प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप में ही रखिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप चाहते हो कि मैं जब मन करे तब ओपन करूं, जब मन करे तब बंद करूं, तो प्रोप्राइटर कंसर्न, छोटू टी स्टॉल, छोला कुलचा और या छोटी मोटी दुकानें जो होती है ये प्रोप्राइटर कंसर्न के अंदर MCD में रजिस्ट्रेशन करवाइए। और अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस चले, 9 to 9 का जॉब होनी चाहिए, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा सर, उस केस के अंदर आपको एक कंपनी बनानी पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉफिट किसी के साथ शेयर कर सकता हूं, इफ यू आर एग्रीइंग और रेडी हो आप किसी के साथ प्रॉफिट शेयर करने के लिए, तो इस केस के अंदर आपको पब्लिक कंपनी बना सकते हो या फिर पार्टनरशिप या फिर LLP और या फिर प्राइवेट कंपनी। बट अगर आप प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो किसी के साथ तो उस केस के अंदर आपको जस्ट प्रोप्राइटर कंसर्न ही सूट करता है। कॉस्ट प्रोसीजर, गवर्नमेंट प्रोसेस, अगर आप गवर्नमेंट के ज्यादा प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो कंपनीज LLP है, नहीं तो प्रोप्राइटर कंसर्न या थोड़ा सा ज्यादा तो पार्टनरशिप। टैक्स इंप्लीकेशन, कंपनीज का टैक्स जो होता है LLP कंपनी और पार्टनरशिप का टैक्स 30% पे लगता है, वेरेस प्रोप्राइटर कंसर्न को स्लैब रेट, प्रोप्राइटर के ऊपर ही स्लैब रेट लगती है। HUF को भी प्रोप्राइटर की तरह ही स्लैब रेट जो हमारे इनकम टैक्स में पढ़ते हैं ना 2.5 लाख, 0 एंड 3 लाख या 5 लाख एज द केस में भी, वो तरीके से आपको स्लैब्स मिल जाती है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट और डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का भी अलग कंसेप्ट होता है। फॉरेन कंपनी 40% और आपकी डोमेस्टिक कंपनी 30% के ऊपर लगती है। बट डोमेस्टिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो है उनको टर्नओवर के बेसिस पे भी थोड़ा टैक्सेस दिया गया है जो इनकम टैक्स में हम पढ़ते हैं ज्यादा। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, अगर आपको लगता है कि मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट या बहुत सारे पैन इंडिया बेसिस पे मेरी प्रेजेंस चाहिए तो उस केस में ऑब्वियसली प्रोप्राइटर कंसर्न नहीं चलेगी, आपको ब्रांच ऑफिसेस खोलनी पड़ेगी वहां पर। देन आता है
आपको लगता है कि ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता हूं मैं किसी को, तो उस केस के अंदर आप ओनरशिप ट्रांसफर के लिए मैनेजमेंट ट्रांसफर हो सकता है, तो आप कंपनी खोलिए, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं उसके अंदर आपके। फिर आता है सीक्रेसी। अगर आप सीक्रेसी रखना चाहते हैं किसी भी कंपनी की, तो आपको ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी सीक्रेसी नहीं रखती है, प्रोप्राइटर कंसर्न में सीक्रेसी रहती है और पार्टनरशिप में थोड़ी सी सीक्रेसी शेयर हो जाती है। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 होता है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी, देयर आर व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला तो कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इज दैट क्लियर? ये हम पहले कर चुके हैं, और उसके अलावा एक ओपीसी भी आपका कॉन्सेप्ट आ चुका है, इसके अंदर हम वो भी करेंगे। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंपनी? सबसे पहला होता है चार्टर कंपनी। चार्टर कंपनी वो होती थी, अब तो इतनी फैशन में है नहीं, जो ब्रिटिश रूल के अंदर, ब्रिटिश जो हमारा क्राउन था, क्राउन एक्ट ने अगर किसी को बोल दिया यू आर अ कंपनी, देन दैट्स अ कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दैट इज चार्टर कंपनी, मींस क्रिएटेड एंड गवर्न्ड बाय द और पर्टिकुलर चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है? ग्रांट गिवन बाय द लेजिस्लेटिव और सोन पावर। मतलब अगर ब्रिटिश टाइम की बात बता रहा हूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी, विच वाज इट्स इन इंस्टीट्यूशन सच एज कंपनी और यूनिवर्सिटी और क्रिएटेड बाय द चार्टर के थ्रू बनाई जाती थी उस टाइम पे। स्टैच्यूटरी और कंपनी कौन सी? तो स्टैच्यूटरी कंपनी वो होती है जो बेसिकली स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाती है। इसका एमओए नहीं होता है, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। और आईसीएसआई, आईसीआई, आईसीएमएआई, आरबीआई, आईएफसीआई और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली क्या है? स्टैच्यूटरी कंपनीज होती है। पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनते हैं, इनका एमओए कोई भी नहीं होता, पार्लियामेंट में ही इसको पास किया जाता है। इसमें अगर कुछ भी ऑल्टरेशन करना है, इसमें कुछ बदलाव करने चाहते हो अगर आप, तो इस केस में आपको क्या करना है? सिंपली अपने एमओए की बजाय आप इसकी जो एक्ट है उसमें पार्लियामेंट में चेंजेस कर सकते हैं। फिर आता है आपका व्हाट इज रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो होती है बेसिकली जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाती है, उसको रजिस्टर्ड कंपनी बोला जाता है। लायबिलिटी के बेसिस पे कुछ कंपनी होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल होती है, एक्सेट्रा होती है। प्राइवेट कंपनी एज मेंशन इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, प्राइवेट कंपनी इज दैट कंपनी व्हिच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी एंड कैरी सर्टेन टाइप ऑफ characteristics such as सर प्राइवेट कंपनी में 2 से 200 मेंबर हो सकते हैं। while counting these 200 members past or present employees who are shareholder by virtue of this employment shall not be counted। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी के जो है invitation to public for subscription of share is prohibited and restriction on the transfer of share is applicable इसके अंदर होता है। प्राइवेट कंपनी बनाने का एक प्रोसेस होता है, www.mc.21.gov.in के ऊपर जाइए, वहां पर आप प्राइवेट कंपनी को एमसीए सर्विस में जाके पहले नेम क्लॉज में नेम ले लीजिए। नेम लेने के बाद में आप अपना स्पाइक 32 एक फॉर्म होता है, रादर मैं ये कहूंगा डायरेक्टली स्पाइक 32 के ऊपर ही जा सकते हो। स्पाइक 32 जो फॉर्म है उसके अंदर जाके आप वहां पर 2 डायरेक्टर के डिन भी आप वहां ले सकते हैं या डीपीआईएन भी ले सकते हैं। वहां पर मैक्सिमम 7 सब्सक्राइबर को एक साथ आप डाल सकते हैं, 20 डायरेक्टर्स को डाल सकते हैं, और उसी एक फॉर्म के अंदर आप डिन 10 पैन रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम इसी एक फॉर्म में आप ले सकते हो। साथ ही साथ उसकी उसी फॉर्म में अटैचमेंट कर दीजिए स्पाइक 32 में एमओए एओए अदर डॉक्यूमेंट्स और इनकॉर्पोरेट होकर आपको कंपनी मिल जाती है। फिर आते हैं हम व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज बेसिकली अ सर्टिफिकेट विच इज गिवन टू द पर्सन कि भाई आपकी कंपनी बन चुकी है। एक होता है सिन, सिन होता है सर्टिफिकेट ऑफ सिन, सिन होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी जब बनती है तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसको सिन बोला जाता है। फिर एक केस पढ़ा था हमने हरिनगर शुगर मिल्स मूसा वर्सेस इब्राहिम जुबली कॉटन मिल्स का। इसमें यह था कंक्लूसिव एविडेंस। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी बन गई है तो उसके सर्टिफिकेट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वंस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। मार्कशीट वाला एग्जांपल याद कर लेना। पब्लिक कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी को डिफाइन करता है, कहता है एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी which contains certain special characteristics of the public company is treated as a public company। the characteristics such as public company जो है वो उसमें मेंबर मिनिमम 7 होनी चाहिए और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं। सर जो कैपिटल थी 1 लाख प्राइवेट कंपनी और 5 लाख पब्लिक कंपनी हट चुकी है, अमेंडमेंट आ चुकी है, उसमें अब नहीं है। पब्लिक कंपनी जो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है और वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है जब भी जरूरत होती है तब। फिर उसके बाद में आता है आपका निधि कंपनी। निधि 1% कंपनी आता है, उससे पहले 1% कंपनी मींस ओपीसी। ओपीसी मींस अ कंपनी विच इज विच कैरी ओनली 1 मेंबर। ओपीसी में मेंबर कितने होते हैं? 1 मेंबर होता है। कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 उसको डील करता है। नेचुरल पर्सन ही नेचुरल रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया कैन इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी। और एक टाइम पे एक आदमी एक ही ओपीसी को बना सकता है, याद होना चाहिए आपको। एक टाइम पे एक आदमी एक नॉमिनी बन सकता है, उस ओपीसी में एक नॉमिनी होना जरूरी है, और जो नॉमिनी है वो बेसिकली एक ही कंपनी के एक ही ओपीसी के अंदर नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा कंपनीज के अंदर नॉमिनी नहीं बन सकता है। तो कौन बना सकता है ओपीसी? इंडिविजुअल, नेचुरल,
सिटीजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओपीसी बना सकता है, और जो बनी हुई ओपीसी में उसको एक नॉमिनी बनाना भी जरूरी है। और जो आदमी वो नॉमिनी बना है वो नॉमिनी एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकता है, दूसरी कंपनी में नॉमिनी नहीं बन सकता है। बट वो जो नॉमिनी है वो अपनी खुद की एक ओपीसी भी बना सकता है, क्योंकि उसमें वो नॉमिनी नहीं, उसमें वो ओनर है। बट अगर उस केस में मेरी डेथ हो जाती है और वो जो नॉमिनी है अपनी कंपनी में तो ओनर है ही है, और नॉमिनी होने की वजह से मेरी डेथ के बाद वो मेरी कंपनी में भी ओनर बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। तो बट मैंने बताया कि एक ओपीसी में एक मेंबर हो सकता है, बट बाय वर्च्यू ऑफ डेथ, अगर बाय वर्च्यू ऑफ डेथ और नॉमिनेशन अगर एक आदमी दो कंपनी के अंदर ओनर बन जाता है, तो उस केस के अंदर उसको एक कंपनी विद इन 180 डेज 180 दिन के अंदर अंदर छोड़नी पड़ती है। एक बार अगर ओपीसी बन जाती है तो वो सेक्शन 8 कंपनी का काम नहीं कर सकती, और ना ही वो एनबीएफसी की तरह काम कर सकती है। ओपीसी एक बार बनने के बाद कभी भी अगले 2 साल के लिए अपने आप को किसी दूसरे टाइप की कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट है कि अगर उसका टर्नओवर या फिर उसकी पेड अप कैपिटल में कोई चेंजेस आ जाए। टर्नओवर कितना था स्मॉल कंपनी वाला, अब 20 करोड़ हो चुका है, पहले 2 करोड़ था, और पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए की। ठीक है, ये हो गया आपका ओपीसी। ओपीसी के कुछ फायदे होते हैं कि ओपीसी को जनरल मीटिंग नहीं करनी पड़ती है, और एनुअल जनरल मीटिंग की दिक्कत नहीं है उसको। रिलैक्सेशन विद रिगार्ड टू मीटिंग्स, जो बोर्ड मीटिंग है ओपीसी को कैलेंडर ईयर चलता है ओपीसी के अंदर, और साल में 2 ही करनी पड़ती है, 2 मीटिंग का गैप कम से कम 90 दिन का होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्ट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं करना, उसका भी एक फायदा होता है। फिर आता है निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी इज बेसिकली कंपनी विच इज बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। आपस में लोन वोन देने के लिए बनाया जाता है, उसमें कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं होती। निधि कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी होती है, उसको कंप्लाई। और सेकंड, मेंबर्स जो होते हैं निधि कंपनी के, वो निधि कंपनी अपने मेंबर्स के साथ ही बिजनेस करती है, बाहर वालों के साथ नहीं करती है। निधि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है निधि कंपनी अगर कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उस केस के अंदर उसको मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 60 मंथ्स के लिए वो ले सकती है उन डिपॉजिट्स को। अच्छा, दूसरा आता है अगर रिकरिंग डिपॉजिट लेती है निधि कंपनी तो 12 महीने से लेके 60 महीने तक, मतलब मिनिमम 12 मंथ्स का और मैक्सिमम 60 मंथ्स का ले सकती है। निधि कंपनी अपनी ब्रांचेज जो अपने डिस्ट्रिक्ट में खोल सकती है। सबसे पहली बात तो निधि कंपनी ब्रांच को नहीं खोल सकती, बट अगर उसने 3 साल में, पिछले 3 साल के अंदर कोई डिविडेंड या प्रॉफिट्स कमा रही है तो अपनी ही डिस्ट्रिक्ट जहां पर वो है वहां पर वो 3 ब्रांच खोल सकती है। बट अगर निधि कंपनी 3 से ज्यादा ब्रांच खोलना चाहे, अपनी ब्रांच अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर ब्रांच खोलना चाहे, तो उसको रजिस्ट्रार की परमिशन, रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। निधि कंपनी जो है डिविडेंड मैक्सिमम कितना दे सकती है? निधि कंपनी डिविडेंड दे सकती है मैक्सिमम 25% का। इससे ज्यादा का डिविडेंड देने के लिए उसको रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। फिर आता है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी इज बेसिकली 2013 के अंदर तो गवर्न भी नहीं होता है वो प्रोड्यूसर कंपनी। आज भी जो है 581B ऑफ द 1956 से गवर्न किया जाता है, और वो ये कहता है एनी कंपनी विच इज बेसिकली डीलिंग इनटू द प्राइमरी प्रोड्यूस लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हैंडलूम एक्सेट्रास का वो काम करती है, उसको प्रोड्यूसर कंपनी ही बोला जाता है। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है बेसिकली जो इंडिया में सिचुएटेड, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और डूइंग बिजनेस बाय ई मोड और फिजिकली किसी भी तरीके से अगर वो करती है तो उसको क्या बोला जाता है? फॉरेन कंपनी बोला जाता है। ये हो गया। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे, चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनीज एंड इट्स ऑल्टरेशन। चार्टर डॉक्यूमेंट कौन सा होता है कंपनी का? जल्दी से सुनिए। चार्टर डॉक्यूमेंट कंपनी का ध्यान से सर, चार्टर डॉक्यूमेंट कंपनी का होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम जो 2 सबसेक्शन 56 में डिफाइन होता है, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच इज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेमोरेंडम बनाने की कुछ टेबल्स होती है। मेमोरेंडम की चार्टर मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनीज। मेमोरेंडम सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, और कंपनी कभी भी मेमोरेंडम को क्रॉस नहीं कर सकती है। मेमोरेंडम के अगर आउटसाइड चलेगी तो अल्ट्रा वायरस एक्ट बोल दिया जाता है। मेमोरेंडम की टेबल होती है ABCDE। ए टेबल वही जो आपको रेगुलर क्लास में बताया था, शेयर कैपिटल वाली कंपनी को ए टेबल में बनाया जाता है, एक्सेट्रा। मेमोरेंडम के कुछ क्लोज होते हैं, मैंने आपको नॉर्मल क्लासेस में बताया था। नोसल, NOSAL, N मतलब नेम क्लॉज, S मतलब सिचुएशन क्लॉज, O मतलब नोसल, N मतलब नेम क्लॉज, O मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज, S मतलब सिचुएशन क्लॉज, A मतलब एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, L मतलब लायबिलिटी क्लॉज, और C मतलब कैपिटल क्लॉज होता है। सर नेम आप वो ले सकते हो विच इज नॉट अनडिजायरेबल, कभी भी किसी और से नाम से वो मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अगेंस्ट ना हो, मतलब किसी का एग्जिस्टिंग नेम ना हो, किसी का ट्रेडमार्क ना लिया होना चाहिए। और प्रिवेंशन ऑफ द इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपने कोठारी प्रोडक्ट्स और पराग वाला एक याद होगा आपका केस, कानपुर की आरओसी के ऊपर केस किया था कि कोठारी प्रोडक्ट्स KPL का एक ट्रेडमार्क था पराग, और एक एक्स कंपनी ने, एक कानपुर के रजिस्ट्रार ने पराग इंटरनेशनल नाम का एक नाम इशू कर दिया था किसी एक कंपनी को। तो कोठारी प्रोडक्ट्स ने
कानपुर के आरओसी के ऊपर केस कर दिया था कि भाई मेरा ट्रेडमार्क आपने पराग इंटरनेशनल वालों को कैसे दे दिया। तो ऑर्डर ये आया था, जो वर्डिक्ट ये आया था कि सर इन्होंने गलत किया और पराग इंटरनेशनल जो है उसको बंद होना पड़ेगा, क्योंकि पराग ट्रेडमार्क है किसका? कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। तो किसी का भी ट्रेडमार्क है उसको उस नाम के अलावा कोई भी आदमी यूज नहीं कर सकता है। एटलस साइकिल वाला केस भी किया था हमने, और इसके साथ हेलीफ्लेक्स का केस भी किया था हमने, जो आप बुक में रेगुलर लेक्चर में देख सकते हो। अच्छा, एटलस साइकिल का केस जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं जो एनएमसी के बच्चे नहीं, मैं उनको बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट केस है सर। एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड वर्सेस एटलस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड का जो ट्रेडमार्क है वो एटलस है, और इसी नाम से एटलस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसके ब्रदर है, 2 ब्रदर है ये जो काम करते हैं। उन्होंने 2002 के अंदर, पहले वो अगरबत्ती एक्सेट्रा बिजनेस में थे, बट उन्होंने 2002 के अंदर एटलस प्रोडक्ट के अंदर साइकिल बनानी शुरू कर दी फिर से। एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड, ये 1952 में रजिस्टर हुआ था। इनके पास एटलस का ट्रेडमार्क है। इनके ब्रदर है जिनकी कंपनी है एटलस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, वो साइकिल नहीं बनाते, बट उन्होंने 2002 में साइकिल बनानी शुरू कर दी। तो जिस आदमी के पास, साइकिल वाले के पास जो ट्रेडमार्क था एटलस का, उसने कहा कि सर ये आदमी नहीं यूज कर सकता। तो आरओसी ने जो वर्डिक्ट दिया वो ये कहा कि यस, जिस आदमी के पास पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर है खाली वही यूज कर सकता है, इसके अलावा कोई भी एटलस नाम को यूज नहीं कर सकता है। हमेशा जब भी नेम आपको मिल जाए तो नेम को पब्लिश करना पड़ता है। नेम लेने के लिए कंपनी का आपको RUN, रिजर्व यूनिक नेम नाम का जो टैब होता है एमसी की वेबसाइट के ऊपर, वहां जाके लेना पड़ता है। नेम जब नई कंपनी के लिए लिया जाता है तो 20 दिन तक वैलिड है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी लेती है तो 60 डे, एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम बदलना पड़ता है और उसको नेम लेना पड़ता है नया। मतलब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, जैसे पराग इंटरनेशनल को नाम बदलना था, तो उसने जब नया नाम लिया होगा रन के थ्रू, तो उसको वो नाम 60 दिन तक वैलिड रहेगा। बट अगर मैं आज एक नई कंपनी बनाना चाहता हूँ, नया नाम लेना चाहता हूँ, तो खाली 20 दिन के लिए ही उसकी वैलिडिटी होती है। 20 दिन के बाद वो नेम एक्सपायर हो जाएगा। फिर होता है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज का मतलब होता है वहां पर कहाँ कंपनी सिचुएटेड है उसको बताना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब होता है कंपनी क्या काम करती है, कंपनी को अपना काम एक लिमिट के अंदर डिफाइन करना पड़ता है कि ये काम होंगे। लाइबिलिटी क्लॉज का मतलब होता है कि सर मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी। सपोज 10 रुपए की फेस वैल्यू, 7 रुपीज ऑलरेडी पेड है, तो 3 रुपए की आपकी मैक्सिमम लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स को बिना पूछे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंपनी कभी भी अपने बिना पूछे अपने शेयर होल्डर से लाइबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकती है शेयर होल्डर की। कैपिटल क्लॉज का मतलब होता है कि सर कंपनी की कैपिटल ऑथराइज कितनी है, इशूड कितनी, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी, इशूड कितनी, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप, अन एक्सेट्रास कितनी है, वो बताना पड़ता है। जहां जहां कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल लिखती है वहां सब्सक्राइब कैपिटल लिखना जरूरी है। ये अमेंडमेंट आई थी। फिर आता है आर्टिकल एसोसिएशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 कहता है आर्टिकल एसोसिएशन बेसिकली एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मींस आर्टिकल AOA मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ प्रिवेलिंग इन द कंट्री, उसके अंदर कोई भी हो। इसमें टेबल FGHIJ के तहत ये बनता है। जैसे ABCDE तो बनता है MOA, FGHIJ इसमें बनता है AOA, डिपेंडिंग ऑन कंपनी शेयर कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है सर आर्टिकल इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू MOA, मतलब MOA और AOA के अंदर अगर कभी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, MOA के क्लॉज और MOA के क्लॉज और AOA के क्लॉज में कभी कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, तो कौन सा क्लॉज प्रिवेल करेगा? सर्कल याद करो, क्लास में बताया था। MOA और AOA में कभी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो कौन सा क्लॉज प्रिवेल करेगा? सर हमेशा MOA बड़ा होता है वो प्रिवेल करेगा। बट अगर MOA और कंपनी लॉ में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमेशा कंपनी लॉ प्रिवेल करेगी। मतलब कंपनी लॉ सबसे बड़ा, MOA उससे छोटा और AOA उससे छोटा। क्लियर है ये वाली बात? AOA में कुछ चीजें लिखी होती है जैसे बोर्ड मीटिंग के बारे में, कॉल्स के बारे में, ऑडिट कमेटी के बारे में, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ द शेयर, बायबैक करना है, बोनस शेयर के बारे में, फोर्थ फीचर ऑफ शेयर के बारे में, अकाउंट्स ऑडिट के बारे में AOA के अंदर होता है। AOA बेसिकली इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए होता है। AOA बाय लॉज या रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी कहां लिखे हुए होते हैं? AOA के अंदर लिखे होते हैं सर। फिर आता है देन नेक्स्ट कम साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम। सर मेमोरेंडम जब साइन हो जाता है कंपनी और मेंबर्स के बीच में कुछ क्लॉजेस बन जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं जो आपने पढ़े हैं आपकी रेगुलर बुक के अंदर, जिसमें बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर का एक केस किया था हमने। बोरलैंड वर्सेस स्टील ट्रेडर्स का क्या केस था कि अगर कोई भी एक बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स जो केस था उसमें था कि स्टील ब्रदर्स जो कंपनी थी, उसने कंपनी ने अपने AOA में ये बात लिखी हुई थी कि अगर हमारे जो भी मेंबर्स हैं अगर वो कभी भी बैंकरप्ट होते हैं और उस केस में अगर उनको शेयर्स बेचने पड़ते हैं, अगर बैंकरप्ट होते हैं और उनको शेयर्स बेचने
पढ़ते हैं, तो पहले अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर ऑफर करेंगे और उन्हीं को बेचने पड़ेंगे और वैल्यू शेयर की डायरेक्टर डिसाइड करेगा। इस केस के ऊपर एक मिस्टर ए था, वो बैंकरप्ट हो गया, बट उसके शेयर ट्रस्टी लेके चला गया। ट्रस्टी मतलब लीगल जो भी उसका बेचने वाला था, और उसने कहा सर हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि मार्केट वैल्यू में फेयर वैल्यू पे शेयर को बेचेंगे। सर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि नहीं, क्योंकि आपने शेयर लेते टाइम एओए के अंदर साइन कर दिया था कि जब भी ये मैं बैंकरप्ट होऊंगा, शेयर जब बिकेंगे तो उस केस के अंदर जो डायरेक्टर वैल्यू बताएगा और एग्जिस्टिंग मेंबर को किसी को दिए जाएंगे और डायरेक्टर बताएगा, तो ये कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, ना कि ट्रस्टी की प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्टर को ही मिलेगा, एग्जिस्टिंग मेंबर को मिलेगा, और वैल्यू डायरेक्टर ही बताएगा। बोर्डलैंड के अंदर ये डिसाइड हुआ था। फिर आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज। बड़ा ही आसान और इजी सा एक टॉपिक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज। अल्ट्रावाइज का मतलब है बियॉन्ड द पार। अगर कोई भी कंपनी अपनी कोई भी काम, कंपनी अपना कोई भी काम जो कि अपनी पार से आगे कर दे, एमओए से बियॉन्ड जाके कोई काम करे, तो उसको अल्ट्रावाइज एक्ट बोला जाता है। ये एक्ट वाइड एब इनिशियो होती है, मतलब शुरुआत से गलत होती है। इसको कभी भी रेक्टिफाई, अगर सारे शेयर होल्डर मिलके भी इस एक्ट को रेक्टिफाई करना चाहे तो नहीं कर सकते। याद करो रेगुलर क्लास में कहा था कि कैन यू रिपेयर दिस फैन, इस पंखे को रिपेयर कर सकते हो आप? नहीं सर, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पंखा लगा हुआ नहीं है। तो रिपेयर उसको किया जा सकता है जब वो चीज होती है। तो सिमिलरली एमओए के अंदर कोई भी पार नहीं है और उसको आपने काम कर दिया, तो क्या माना गया? वो बियॉन्ड द पार कर दिया, और वो वॉइड एब इनिशियो। कोई ऐसी एक्ट जो वॉइड एब इनिशियो शुरुआत से गलत है, तो वो इसका मतलब लॉ में हुई ही नहीं है। सर कोई चीज हुई नहीं है तो उसको रेक्टिफाई शेयर होल्डर मिलकर भी कैसे कर सकते हैं? तो एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वाइज एक्ट, शेयर होल्डर या पूरी कंपनी या पूरी कायनात या पूरे शेयर होल्डर कोई भी मिलकर उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। बट समझो एक और क्वेश्चन आता है इसके अंदर आजकल, वो कहता है कि एनी एक्ट विच इज इंट्रावायरिस टू द कंपनी बट अल्ट्रावायरिस टू डायरेक्टर, मतलब कंपनी की पार के अंदर है बट शेयर होल्डर की पार के बाहर है, डायरेक्टर की पार के बाहर है। इंट्रावायरिस टू कंपनी बट अल्ट्रावायरिस टू डायरेक्टर, क्या उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है? उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, शेयर होल्डर मिलकर रेक्टिफाई करेंगे, याद रखना। और एनी एक्ट विच इज अल्ट्रावायरिस टू द एओए, अगर कोई भी एक्ट जो अल्ट्रावायरिस टू एओए है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उसको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल सर, उसको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। एओए के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर को बुला के उसको पास करवा दो और वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हमने केस किया था एचबी रेलवे कैरीज एन आयरन लिमिटेड का, एक नेशनल प्रोविजनल बैंक और इंस्ट्रक्शन का केस था इसके अंदर, ये दोनों देखने हैं। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है कि जो भी आदमी कंपनी के साथ डील कर रहा है उसने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमेशा किसके फेवर में होता है? कंपनी के फेवर में। इंडोर मैनेजमेंट हमेशा किसके फेवर में होता है? इंडोर मैनेजमेंट हमेशा आउटसाइडर के फेवर में होता है, कि कंपनी के इनडोर मतलब अंदर क्या चल रहा है, क्या रूल्स है, कम बार वालों को नहीं पता है। बट इंडोर मैनेजमेंट की कुछ एक्सेप्शंस थी, अगर आपको याद हो। अगर करने वाले आदमी, जिस आदमी ने डील कर रहा है, उसको नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी पहले से है, उसने फ्रॉड किया, खुद ने नेग्लिजेंस है, तो उस केस के अंदर उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, ये मैं बता चुका हूं। अभी ये इतना करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर से। ओके, आगे बढ़ते हैं।